आतंकवाद बोलती है वो खास एक कम्युनिटी को टारगेट करके बोलती है, वो मुसलमान को सबसे पहले टारगेट करती है। यहाँ पे फ़लस्तीन के लोगों को इसराइल का आर्मी फॉर्मली बहुत लीथल और ड्रैकोनियन वेपन्स यूज़ करके उसको मारा जा रहा है। जो आतंकवाद इस देश में हिंदुत्व लॉबी ने चला के रखा हुआ है, बीजेपी और बजरंग दल के लोग करते हैं, तो ये सब उनको आतंकवाद दिखता ही नहीं। बीजेपी का एक नेता हिम्मत है तो सामने आके बोले कि हम मनुस्मृति को नकारते हैं, वर्ण सिस्टम में विश्वास नहीं करेंगे, हम जाति में विश्वास नहीं करेंगे। जब महामारी चल रहा था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, योगी मोदी नहीं था सड़कों में। 2019 से लेके हम सब चुप्पी में चले गए हैं। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार जो इजराइल और फिलिस्तीन का अगर हम मामला बोले, जो उनके बीच जो युद्ध चल रहा है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार युद्ध विराम की मांग की जा रही है। बीच में जो सभी मुस्लिम देश से एक साथ आ गए थे और कहा था कि हम लोग ये युद्ध विराम लगा के रहेंगे, और उसके बाद अगर नेतन्याहू की बात की जाए तो क्या उनको इतनी सनक हो गई, क्या उनको अपने ही इजराइल के लोगों पर दया नहीं आ रही है? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो महिलाएँ बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं। और यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इजराइल फिलिस्तीन के मामले में ही। हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं, इन्हीं से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, युद्ध विराम के बारे में बोला गया था? जी, ये आज जो चल रहा कार्यक्रम वो फ़िलिस्तीन की सॉलिडारिटी में सहयोग में एक कोशिश है। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो भारत का सबसे पहला मजदूर वर्ग का संगठन है, जो लाला लाजपत राय ने 1920 में शुरू किया था, तो ये कोशिश है AITUC का और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का, जो साथ में आके एक कोशिश किया है। जगदीश भाई जो है वो इस पूरा आर्टवर्क को साथ लाने में के प्रक्रिया में एक साथ ही जो ठोस एक रोल निभाया है। बाकी तमाम आर्टिस्टों ने इसमें काम किया है। ये आर्टिस्टों की तरफ से, ग्राउंड में काम करने वाले ट्रेड यूनियनों की तरफ से एक कोशिश है ये बताने के लिए कि युद्ध विराम का ज़रूरत क्यों है। हमने हमेशा, जैसे आज अमरजीत कौर जी ने भी बताया कि हम वामपंथी दल और यहाँ का मजदूर आंदोलन ने हमेशा युद्ध के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, क्योंकि युद्ध किस तबके को सबसे ज़्यादा वो असर करता है वो बहुत साफ सामने आता है। तो इसलिए युद्ध के खिलाफ, चाहे वो अपार्थाइड जब साउथ अफ्रीका में चल रहा हो, या वियतनाम युद्ध जब हुआ था, US ने वियतनाम के ऊपर जो युद्ध किया था उस समय हो, या फिर इराक के ऊपर जो वार किया था, अफ़गानिस्तान के ऊपर वार किया था, तो ये सब चीज़ों को लेके भी हमारा एक इतिहास रहा है। और 1947 से लेके भारत का तमाम राजनीतिक दलों का और मजदूर वर्ग का हमेशा एक स्टैंड रहा था कि फ़लस्तीन को अपने जगह मिलना चाहिए और फ़लस्तीन को एक रिकग्निशन मिलना चाहिए, और इंटरनेशनली हमने हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। तो ये एक रिफ्लेक्शन है। ये आज जो आर्ट आपको दिख रहा है, जो फ़ोटोज़ आपको दिख रहा है, जो एग्जीबिशन आपको दिख रहा है, वो एक कोशिश है इस तरीके से, इससे हम इतिहास को ज़िंदा कैसे रख सकते हैं, वो एक कोशिश है। जगदीश भाई, आप इस पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से इसमें बोला जा रहा है कि ये सिर्फ जो लड़ाई है यहूदी और मुस्लिम्स की बन चुकी है, इसमें और कोई शामिल नहीं है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा। 90 के टाइम के अंदर जब पहली बार कुछ बच्चों को युद्ध विराम के बाद, जो पहली इंतफादा में पैदा हुए थे, बड़े हुए थे, और जिनकी इंतफादा के दौरान ही जिस समय में उनको पढ़ाई से वंचित रखा गया था, क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट कहते हैं कि लोग पढ़े ना और वो ना कर, लेकिन वो छुप करके माँ बाप उनको पढ़ाने की कोशिश करते थे। तो उसी में से एक बच्चा जब अमेरिका गया तो वो फ़िलिस्तीन के बारे में नहीं, वो अपनी क्लास में टीचर्स की इनसेंसिटिविटी के बारे में बोलता है। तो अगर वो 90 के टाइम में बोलता तो उसके बाद का क्या हालत होगा, वो आप उसके बारे में दूसरे समझ सकते हैं। और सर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो फ़िलिस्तीन की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है 2 देशों के बीच का युद्ध है, लेकिन इसमें आम जनता फंस रही है। हर युद्ध में आम जनता ही पिसती है, और जहाँ तक है युद्ध के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिनके पर मार पड़ती है, बच्चे और महिलाएं होती हैं। एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि मैं इसको एक युद्ध मानता ही नहीं। मैं उसको एक युद्ध नहीं मानता हूँ, मैं उसको नरसंहार मानता हूँ। और इसलिए क्योंकि जबकि अक्टूबर 7 तारीख का हमास का अटैक को लेके हमेशा बात किया जाता है, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमास अपने आप में एक स्टेट नहीं है जैसे इसराइल स्टेट है। हमास के पास जो आर्मी है उसको मिलिटेंट्स कहा जाता है। तो इसलिए इसमें जो फ़र्क है कि एक तरफ एक युद्ध सेनाओं के बीच में होता है,
और फ़िलिस्तीन की तरफ से ऐसी कोई सेना नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज कोई वो नहीं है कि जिसको युद्ध का वो कर सके। ये एक तरफ़ा इज़राइल का या पूरी जो इम्पीरियलिस्ट पावर है, चाहे उसमें जर्मनी हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और अपना उसको परस्यू करने के लिए उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िलिस्तीन का है, वो यहूदी और यहूदी के बीच में भी लड़ाई करवा देंगे, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए मुसलमान और यहूदी के बीच की लड़ाई भी कोई मायने नहीं रखती। जिस तरीके से हजबुल्ला हमास अटैक कर रहे हैं इसराइल पे कि हम बदला लेके रहेंगे जो हमारे फ़िलिस्तीनी नागरिकों को मारा गया है। देखो वो एक छुटपुट उस तरह के वो है, वो वैसे ही है जैसे कि टैंक के आगे खड़े हुए जो वो कर रहे हैं और फ़िलिस्तीनी बच्चे अगर पत्थर से वो करने की कोशिश करे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। और लगातार जो ये युद्ध के बाद जो है लगातार प्रदर्शन हुए थे इसको लेके कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं और शुरुआती दौर में जो हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये बोल दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद ख़त्म करके रहेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक जो आतंकवाद का वो है, ये हमेशा कोई भी देश हो वो दो चीज़ों पे ज़िंदा रहता है, या वो बाहर के दुश्मन पे ज़िंदा रहता है या अपने देश के अंदर दुश्मन पैदा करता है। और हर देशों के अंदर जिस तरह से जो जिस तरह से नेशन स्टेट डिफ़ाइन किए हुए, तो उसमें मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का हर देश के अंदर एक इशू है। और उसी मेजॉरिटी मिनॉरिटी के उसमें जो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स होती है वो हमेशा जब वो आतंकवाद बोलती है वो खास एक कम्युनिटी को टारगेट करके बोलती है। वो मुसलमान को सबसे पहले टारगेट करती है क्योंकि उसी को सबसे आसानी से वो किया जा सकता है। उसको कहती है कि वो यहाँ का नहीं है। वो वही चीज़ अगर इजराइल के उसमें बोलें तो उनका वो एक इमेजनरी देश था, वो उस तरह के एक इमेजनरी देश था जैसे महाभारत की कथा के अंदर या अयोध्या की रामायण के अंदर वो कि राम वहाँ पैदा हुए थे, जिसका हमारे पास अगर हम उस तरह से बोलें कथाओं के अंदर आप उसको सही ठहरा सकते हैं, लेकिन कथा के बाहर उसका वास्तविक जीवन में क्या किसी को नहीं पता। और जिस तरीके से अगर सांप्रदायिक दंगे भड़काने को कहा जाता है कि अगर जो मुस्लिम है अपने बचाव के लिए अगर प्रदर्शन करेंगे तो उनको बोल दिया जाता है कि वो आतंकवादी हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। वो आतंकवादी कह कर के कहना वो सबसे आसान होता है टारगेट करना। वो उसको सिर्फ वो एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे होते, वो उसके साथ साथ उनकी सॉलिडरिटी में उसके साथ जो लोग खड़े होते हैं उनको भी टारगेट करते हैं। तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लगातार हमने यहाँ पे पोस्टर देखे कि युद्ध विराम यहाँ पे सब लिखा हुआ है यहाँ पे और कहा है कि वॉयलेंस नो पीस, या इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो उस पर क्या कहेंगे? मतलब क्या अभी भी जो ये युद्ध है इजराइल और फिलिस्तीन का थमने वाला नहीं है? देखिए इसमें थमने का तो जो है जो मारने वाला उसी को वो है, और इसमें जो लोग मारने वाले हैं अगर उनको ही नहीं है तो आपका हमारे और तुम्हारे कहने से क्या होगा उसमें। तो आप सहमत हैं इनकी बात से? इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा ये युद्ध नहीं है, एक नरसंहार है, वन साइडेड वॉर है ये। यहाँ पे फ़लस्तीन के लोगों को इसराइल का आर्मी फॉर्मली बहुत लीथल और ड्रैकोनियन वेपन्स यूज़ करके उसको मारा जा रहा है। जो रिलीफ एड के लिए खड़े हुए लोग हैं हज़ारों में, रिलीफ एड के लिए खाना बंटने वाले ट्रक्स के चारों तरफ खड़े हुए लोगों के ऊपर गोली चला सकता है ड्रोन्स यूज़ करके, उसमें सैकड़ों लोगों को मार सकता है। वो सेना भी किस तरह का एक मानसिकता में उतर के आ गया है जो साइनिस्ट पॉलिटिक्स आज के तारीख में दुनिया में दिख रहा है। जो दूसरा बात मैं कहना चाहता था कि जो मोदी जी का आपने बात किया, भारत का प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू के साथ दोस्ती करके इसराइल को सपोर्ट जो ऐलान किया पहले, उसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो ये दोनों अलग लोग नहीं हैं, ना ही उनका विचारधाराएं अलग हैं। एक तरीके से साइनिस्ट चिंताधारा को या सोच प्रक्रिया को भारत में लाने वाले व्यक्तियों में मोदी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें उनका भूमिका है इस चीज़ में। वो अपने ही देश में अल्पसंख्यकों को और दलित आदिवासी समाज को, महिलाओं के ऊपर उनको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में कि मतलब सैकड़ों के तादाद में लोग मारे गए हैं उनका सत्ता में आने के बाद सिर्फ धर्म के नाम पे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो आतंकवाद उसको दिखता ही नहीं है। जो आतंकवाद इस देश में हिंदुत्व लॉबी ने चला के रखा हुआ है, चाहे वो गाय के नाम पे हो, चाहे वो कुछ और नाम पे हो, या महिलाओं का वस्त्र पहनने का तरीका के नाम पे हो, महिलाओं के ऊपर जो अटैक बीजेपी और बजरंग दल के लोग करते हैं, तो ये सब उनको आतंकवाद दिखता ही नहीं। आतंकवाद है ही क्या चीज़? तो फिर वो दलित समाज के लोगों को जो है, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें 3 राज्य वो जीते थे, उसमें से 2 राज्यों में उन्होंने जो पिछड़े समाज के लोग थे उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाया था। जी, ये जो मुख्यमंत्री बनाने वाला चीज़ या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के क्या भारत के आदिवासियों का अस्तित्व का मुद्दा या उनका लड़ाई ख़त्म हो जाता है क्या? तो क्या वो उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं, आगे बढ़ाना जो है एक किस्म का एक मतलब वो हमेशा नागपुर
बीजेपी और आरएसएस कहाँ से शुरू होता है उसको देखना पड़ेगा। हेडगेवार से लेके पूरा जो सावरकर से लेके जो आज तारीख तक आरएसएस का हेड कौन रहता है, वो पुणे के ब्राह्मण रहते हैं। तो वो एक अलग इतिहास है उस चीज़ के पीछे, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो रिप्रेजेंटेशनल टोकनिज्म, अंग्रेजी में जिसको टोकनिज्म बोलते हैं, वो करने से कोई भी आज के तारीख कोई भी वो मामला आगे नहीं बढ़ाता है। कोई भी कम्युनिटी का से हाँ ज़रूर उस व्यक्ति का सम्मान होता है, द्रौपदी मुर्मू का सम्मान होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू उनके लिए एक सिंबल है, आदिवासी को बोलने के लिए एक हथियार है कि भाई हमने तुम में से एक को, वो भी एक महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? ग्राउंड में सैकड़ों आदिवासी लोग आज के तारीख में अंडर ट्रायल्स के रूप में जेल में है, जिनके ऊपर माओवादी का आरोप लगा के बीजेपी ने अंदर कराया, बीजेपी सरकारों ने अंदर किया हुआ है। उनके ऊपर कोई न्याय नहीं हो रहा। वहाँ दलितों को लेके क्या सच्चाई चल रहा है? मतलब बीजेपी जितना भी दलितों का बात करेंगे, वो मनुस्मृति में विश्वास करने वाला एक पार्टी है। मनुस्मृति को नकारने दो इनको पहले। बीजेपी का एक नेता हिम्मत है तो सामने आके बोले कि हम मनुस्मृति को नकारते हैं, हम वर्ण सिस्टम में विश्वास नहीं करेंगे, हम जाति में विश्वास नहीं करेंगे। इस देश में जाति के नाम पे जो अछूतवाद चलाया था, जिसके खिलाफ सबसे पहले भगत सिंह ने बोला था, उसको नकारने तो दो ना। इनमें से एक नेता का हिम्मत हो कि वो सामने आके उस चीज़ को नकारे, वो नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये जो टोकनिज्म है वो लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है उनके लिए लोग सिर्फ वोट है, उनके लिए लोग और कुछ नहीं है। उन लोगों के साथ झूठ बोलना, कोई भी किस्म का कार्य करना, चाहे वो नोटबंदी में हो या उसके बाद जो कोविड के समय में हो। कोविड के समय में इस देश का सरकार ही कहाँ था? ये एक दूसरे को जो ये तारीफ़ कर रहा है कि मोदी योगी को तारीफ़ करता है, योगी मोदी को तारीफ़ करता है कि कोविड से जनता को बचाया। आपको और मुझे पता है कि सड़क पे कोई सरकार नहीं थे कोविड के समय में। हाँ, जब महामारी चल रहा था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, योगी मोदी नहीं था सड़कों में। जिस जनता ने जो भुगता है, लेकिन उस जनता को राम जन्मभूमि के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे सिर्फ वोट बनाने का मतलब वो सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल कर रही है, धर्म के आड़ में वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सीधा उनके लिए ये सिर्फ चुनाव के आधार पे लोगों को देखने वाला सरकार है। उनका राजनीति चुनाव आधारित है। इनका राजनीतिक ना कोई विकास से लेना देना है, ना कोई लोगों का प्रगति से लेना देना है, या फिर कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेना देना है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में भारत का दक्षिण एशिया के अंदर हालत ख़राब करके रखा हुआ है कि चाइना का इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो गया है, लेकिन आज की तारीख में भारत का फॉरेन अफेयर्स का रिलेशंस देखिए, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, ऐसे देश भारत को ठुकरा रहा है जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे। लेकिन वो जाके रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रिश्ते अच्छे हुए भी हैं। आप रिश्ते अच्छा होने का आप असलियत देख लीजिएगा श्रीलंका में जाके, क्योंकि आपको दिखेगा कोलंबो में, जहां चाइना बिल्कुल कब्जा कर चुका है, जहां भारत का एक डिप्लोमेटिक फोर्स वहां पे हमेशा, और भारत का पूंजी भी वहाँ पे शामिल था। आज की तारीख में सिर्फ चाइना दिखेगा आपको। अब बांग्लादेश में जाके देख लीजिए, म्यांमार में जाके देख लीजिए, रंगून में आज की तारीख में भारत का कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ चाइना का चलता है। और पूरा रीजन को सैक्रिफाइस कर दिया है भारत का इस राजनीति ने कि हम रीजनल लेवल पे बातचीत ही नहीं करते। अभी पाकिस्तान सरकार ने बातचीत का बात किया है, हमने एक जवाब तक नहीं दिया उनको। तो ये जो घमंड में जो खुद जी रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि हम जनता को हमेशा क्या उल्लू बनाते हुए हम इसको चला लेंगे, और वही इनको लगता है कि वही राजनीति है। और जिस तरीके से अगर 144 धारा हर जगह लग गई है, प्रदर्शन करने तक की परमिशन नहीं दी जा रही है, लगातार लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो डिटेन कर लिए जा रहे हैं, पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है, तो क्या इसका असर जो 2024 के लोकसभा चुनाव जो बेहद ही नज़दीक है, इस पर पड़ सकता है? बिल्कुल होना चाहिए और होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इतिहास में हमेशा एक साइकिल होता है। उसमें फांसीवाद 100 साल पहले भी, आप देख लीजिए जर्मनी में फांसीवाद 100 साल पहले जब जर्मनी में चला, कितना साल चला? 14 से 15 साल का एक साइकिल होता है। उसके बाद लोगों को समझ में आता है कि ये जो छाती पीटने से या फिर हम दुनिया में नंबर 1 बनने जा रहा है, इस तरीके का छूटे 400 पार का नारा देना, 400 पार का नारा देना, ये जो घमंडी एक प्रक्रिया खुद का दिमाग में फंस जाता है और खुद वो विश्वास भी कर लेता है उस चीज़ में। ये सबसे
खतरनाक चीज़ है कि जो बोलने वाले हैं ना 100 बार जो बोलने के बाद खुद उसमें विश्वास करने लगते हैं कि सच्ची में हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रहा है। एक्चुअली आपको जीडीपी का आंकड़ा कैलकुलेट करने का सिस्टम ही बदल दिया आपने, और फिर आप बोल रहे हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ गया। दुनिया के सामने भारत को मतलब हंसने वाली चीज़ बना दिया आपने। तो इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत का लोगों के लिए समझने के लिए कि हमारा राजनीति बहुत एक गड़बड़ा गया है। हमारा राजनीति में फ़लस्तीन नहीं है, हमारा राजनीति में हम कश्मीर को लेके पिछले 2019 से लेके हम सब चुप्पी में चले गए हैं। कश्मीर के लोगों के साथ हो क्या रहा है उसको लेके हम बात नहीं कर रहा है, कश्मीर के जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है उसको लेके हम बात नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं चल सकता, लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। हम तानाशाह के नीचे आके फांसीवाद के लिए पूरा मतलब घुटने टेक रहा है। ये सच्चाई कम से कम किसान आंदोलन की तरफ से शायद आज की तारीख में देश में एक मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से उनके ऊपर दमन किया जा रहा है वो कम से कम दिख रहा है। जैसे इसराइल पैलेस्टीन में कर रहा है उससे कम से कम 10 में से 1 हिस्सा तो ये भी कर रहा है अपने लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर। तो ये तो कम से कम देश के सामने आए और ये छूट एक दिन मतलब पकड़ा तो जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा उम्मीद है कि ये जो 400 बोल रहा है उनको शायद 150 से नीचे ही रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमने इन पे सभी मुद्दों पे बातचीत करी है, तो आपकी क्या राय, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।